हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ईवीएस का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, पौधा। आज हम लोग पौधे के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पौधे के भाग और उसकी भूमिका पर थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे। गाइस, आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा। उसका नाम था व्हिटेकर। ठीक है, क्या नाम था? व्हिटेकर। ठीक है। और व्हिटेकर ने कहा कि सजीव जो है ना, ये 5 वर्ग में बटा है। ये जो व्हिटेकर साहब है, इसने क्या कहा कि जो सजीव है इसके 5 प्रमुख वर्ग हैं। यानी सजीव को इसने 5 वर्ग में डिवाइड किया। एक किया मोनेरा में। ठीक है, आप लोग जान ही रहे हो। एक मोनेरा, एक प्रोटिस्टा। ठीक है, एक प्रोटिस्टा और एक कवक, पादप जगत। इससे भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। और एक जंतु जगत। तो आप ऐसे समझिए कि व्हिटेकर ने सजीव को 5 वर्गों में बांटा। मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, कवक में, पादप जगत में, जंतु जगत में। मोनेरा में इसने जीवाणु का अध्ययन किया। समझिएगा, मोनेरा में इसने किसका अध्ययन किया? जीवाणु का अध्ययन किया। प्रोटिस्टा में इसने अमीबा और पैरासियम का अध्ययन किया। अमीबा का और किसका अध्ययन किया? पैरामीशियम का। पैरामीशियम का। ठीक है। और कवक में इसने किसका अध्ययन किया? कवक में इसने अध्ययन किया आपका मशरूम और फफूद पर। कवक में इसने मशरूम और फफूद पर अध्ययन किया। ठीक है। और पादप जगत में तो पौधे का अध्ययन किया। ठीक है। और जंतु जगत में तो जंतु का अध्ययन किया। ठीक है। अब आप इसको समझिए। इस पर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि व्हिटेकर जो है इसने सजीव को 5 पार्ट में बांटा। मोनेरा में, जिसमें हम लोग जीवाणु का अध्ययन करते हैं। प्रोटिस्टा में हम लोग अमीबा और पैरासियम का अध्ययन करते हैं। कवक में हम लोग मशरूम और फफूद का अध्ययन करते हैं। पादप जगत में पौधे का करते हैं। और जंतु जगत में हम लोग जंतु का अध्ययन करते हैं। अब आइए हम लोग अब शुरू होते हैं पौधे से। ठीक है। आज हम लोग पौधे के भाग और उसकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। अब आइए हम लोग जब पौधे पर चर्चा करेंगे तो पौधे का भाग पर हम लोग चर्चा करेंगे। समझिएगा, हमारा टॉपिक पौधे का भाग है। और पौधे के भाग में हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो जड़ पर करेंगे गाइस। ठीक है, समझिएगा। तो जड़ क्या है, इस पर थोड़ा समझिए। ये पौधे का एक भाग है और ये जमीन के अंदर में रहता है। आपने पौधा देखा होगा और इसका जो जड़ होता है ना, ये जड़ ये जमीन के अंदर में रहता है। ठीक है। अब आप समझिए। और ये जो जड़ होता है ना, ये जड़ जो होता है ये 2 तरह का होता है। और बहुत बार जड़ पर भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप ऐसे समझिए, पौधे का जो जड़ है, जो जमीन के अंदर में, मिट्टी के अंदर में रहता है, जो सॉइल के अंदर में रहता है, ये जड़ आपका कितना प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन जड़ है? एक होता है मूसला जड़ और एक होता है झकड़ा जड़। समझिएगा, एक जड़ होता है मूसला जड़। अब मूसला जड़ में क्या है? जैसे आप मटर है, जैसे आपका चना है, जैसे आपका मूली है, जैसे आपका गाजर है, आपका सरसों है, जामुन है, सलजम है, आम है, चुकंदर है, ये सब मूसला जड़ रहता है। यानी इसमें एक मेन जड़ रहेगा, एक मेन जड़ रहेगा। ठीक है। और इसमें छोटा छोटा रोमकूप जैसा चीज रहता है। तो मूसला जड़ में एक मेन जड़ रहता है। जैसे मटर है, चना है, मूली है, गाजर है, सरसों है, जामुन है, सलजम है, आम है, चुकंदर है, ये सब आपका मूसला जड़ है। अब हम चर्चा करते हैं झकड़ा जड़ पर। ठीक है। किस पर चर्चा करते हैं? झकड़ा। किस पर करते हैं चर्चा? झकड़ा जड़ पर। कि ये झकड़ा जड़ क्या होता है। ठीक है। देखिए, झकड़ा जड़ में क्या होता है, आपका एक मेन जड़ नहीं रहता है, बल्कि इसमें ढेरों रेशा रेशा की तरह रहता है। जैसे आपने गेहूं का जड़ देखा होगा, गेहूं का पौधा, गेहूं का जड़, आपका घास का जड़, आपका गन्ना का जड़,
आपका मक्का का जड़, आप प्याज का जड़, आप लहसुन का जड़, ये सब आपने देखा होगा। इसका जड़ ये झकड़ा रहता है, ढेरों रेसे रेसे में रहता है, तो ये जड़ था। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको जड़ का महत्व समझाते हैं कि ये जो जड़ है इसका क्या महत्व, क्या सिग्निफिकेशन है, रूट का क्या सिग्निफिकेशन है। यह पौधे को जमीन से पकड़े रहता है। देखिए, ये अगर पौधा है मान लीजिए और ये इसका जड़ है, तो यह जड़ क्या होता है, ये पौधे को जमीन से पकड़े रहता है। ठीक है, ये जड़ जो रहता है, जैसे ये पौधा है, ये जड़ इस पौधे को जमीन से पकड़ कर रखता है, यानी पौधे को एक मजबूती देता है। ठीक है, तो जड़ का काम क्या है, यह पौधों को जमीन से पकड़ कर रखता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो अगर आपका ये सॉइल है, ये जो मिट्टी है, इससे जल और खनिज पदार्थ का यह एब्सॉर्ब करता, अवशोषण करता है। ठीक है, ये जड़ क्या करता है, जो सॉइल है, जो मिट्टी आपका है, ये मिट्टी से जल और खनिज पदार्थ का अवशोषण करता है और इसको फिर जाकर तना तक स्थानांतरित करता है। यानी ये जड़ क्या करता है, यहाँ से जल को भी लेगा मिट्टी से, खनिज लवण को भी लेगा और यह कहाँ तक ले जाएगा, ये तने के विभिन्न भाग में पहुँचाएगा ये जड़। तो जड़ के बारे में एक बार और समझिए कि जड़ जो है जमीन से जल को और खनिज पदार्थ को अवशोषित कर लेता है और तना के विभिन्न भाग में पहुंचाने का काम करता है। तो ये था जड़ की कहानी। अब हम लोग आते हैं तना पर, जिसको हम लोग स्टीम भी बोलते हैं। ये तना का क्या काम है समझिएगा। तना जो होता है ना, पौधा का वैसा भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है। देखिए, ये अगर आपका जड़ है तो ये आपका तना, ये अगर आपका जड़ है तो ये आपका तना है। तो देखिए, ये पौधे का वैसा भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है। ये जो तना है, ये जड़ तो आपका जमीन के अंदर में रहता है और तना क्या रहता है, भूमि के ऊपर रहता है आपका। ठीक है, अब देखिए तना के बारे में आप ये भी जानिए, ये आपका ग्रीन कलर का भी होता है और ये आपका ब्राउन कलर का भी होता है, भूरा कलर का भी होता है। तो तना जो होता है हरा भी होता है और आपका भूरा भी होता है। और तना से टहनी और पत्ती निकलता है। यही तना से आपका क्या निकलता है, टहनी निकलता है, डाली जिसको बोलते हैं, और आपका पत्ती भी निकलता है। ये तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये तना का महत्व क्या है, ये तना का जो महत्व क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तना का महत्व क्या है समझिएगा। देखिए, जड़ जब अवशोषित जल और खनिज पदार्थ को पत्ती और पौधे के अन्य भाग में ये पहुंचाने का काम करता है। ये जो हमारा तना है ना, ये जो हमारा स्टीम है, ये जड़ के द्वारा अवशोषित जो जल और खनिज पदार्थ है, इसको पत्ती और पौधा के अन्य भाग में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए एक बात और समझिए, जो सीटेट के एग्जाम में खूब आता है, आलू आपका है, अदरक है। ठीक है, ये तना जमीन के अंदर में होता है। ये आलू का और अदरक का तना जो है, ध्यान रखिएगा, ये कई बार सीटेट में पूछा है कि आलू और अदरक जैसे पौधे जो हैं, इसका तना जो रहता है जमीन के अंदर में रहेगा, जमीन के अंदर में रहता है और उसको हम लोग खाते हैं। तो याद रखिएगा, आलू और अदरक का तना जो रहेगा वो जमीन के अंदर में रहता है। अब हम आते हैं पत्ती पर, लीफ पर, और पत्ती पर थोड़ा चर्चा करते हैं। पौधे का पत्ती जो होता है तने व टहनी के सहारे से निकलता है। ठीक है, ये तो आप जान रहे हैं। और पत्तियां का मुख्य जो रंग होता है वो हरा रंग होता है। पत्ती का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन कुछ पौधे का जो पत्ती होता है वो रेड भी होता है, लाल भी होता है, बैगनी भी होता है, आपका पीला भी होता है। ये नहीं कहिए कि सिर्फ हरा होता है। ऐसे जनरली पत्ती हरा होता है, लेकिन कुछ पत्ती लाल भी होता है, कुछ वायलेट भी होता है, कुछ येलो भी होता है। ठीक है, ये तो आप पत्ती के रंग को समझे। अब आप कहिएगा कि ये पत्ती का महत्व क्या है। हम लोग पत्तियों के महत्व पर चर्चा करेंगे कि पत्ती का पौधे में क्या महत्व है। तो देखिए गाइस, पत्तियां जो होता है ना, सूर्य के रोशनी में, यानी सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, यानी H2O और CO2 के हेल्प से प्रकाश संश्लेषण करता है
और सबसे बड़ी बात जो हम पत्ती के बारे में आपको बताना जा रहे हैं कि पौधे में भोजन का निर्माण करता है। ये पत्ती जो है ना, पौधे का भोजन निर्माण में हेल्प करता है, और यह पत्ती क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन भी करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, यानी पौधे जो जल को ग्रहण करते हैं और फिर वो वाष्प के रूप में उसका उत्सर्जन करते हैं, ये निकालते हैं, इसमें पत्ती हेल्प करता है। तो पत्ती क्या करता है, भोजन बनाने में सहायता करता है और वाष्पोत्सर्जन में भूमिका निभाता है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस पर, प्रकाश संश्लेषण पर। ये प्रकाश संश्लेषण पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, देखिए जितना भी सजीव सेल है, जितना भी सजीव कोशिका है, उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को, समझिएगा, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जितना भी सजीव कोशिका है वह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण है। फोटोसिंथेसिस क्या है, जो सजीव सेल है, जो सजीव कोशिका है, वह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यह प्रकाश संश्लेषण है। अब देखिए, हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं कि नागफनी, आपने नागफनी पौधा का नाम सुना होगा, जो रेगिस्तानी पौधा है और इसको हम लोग कैक्टस भी कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यह हरे रंग वाले तने से करता है। इसका जो ग्रीन कलर का जो स्टीम होता है, हरा रंग का जो तना होता है, इससे जो है नागफनी अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, आपने यह सुना होगा कि प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां भूमिका निभाता है, लेकिन ये जो नागफनी है, ये जो कैक्टस है, इसका जो हरा तना रहता है, ये प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाता है गाइस। और आप एक क्वेश्चन आपका सीटेट एग्जाम में खूब पूछता है कि एक पक्षी होता है फाख्ता पक्षी, एक पक्षी है फाख्ता, जिसको हम लोग पंडुक भी कहते हैं और इसको हम लोग डोब भी कहते हैं। ये फाख्ता पक्षी जो है, कैक्टस का जो कांटा रहता है, कैक्टस का, ये जो कैक्टस है नागफनी, इसके कांटों के बीच ये अपना घोंसला बना लेता है। मेहंदी वगैरह का जो कटीला पौधा रहता है, उसमें भी अपना ये घोंसला बनाता है। तो आप ये समझ गए। अब हम आते हैं पौधे के और एक चीज पर, और वह है फूल, जिसने धरा को कितना सुंदर बनाया है। अब देखिए, ये जो फूल है, ये जो फ्लावर है, ये नए पौधे के विकास में मदद करता है, ये तो जान ही रहे हैं। और फूल पौधे का प्रजनन अंग है। ये जो फूल है, ये रिप्रोडक्शन ऑर्गन है, ये प्रजनन अंग है किसका, पौधे का। और फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है वो रंगीन होता है, समझ रहे हैं आप। और अलग अलग तरह का पौधा जो होता है, उसका फूल अलग भी अलग होता है और पंखुड़ियों का रंग भी अलग अलग होता है। और फूल के कई भाग होते हैं, जिसमें से बाह्य दल, यानी बाहरी दल जो है आपका, बाह्य दल, जैसे देखिएगा बाह्य दल है एक, समझिए, बाह्य दल, आपका पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर, स्त्री केसर और पुंकेसर, ठीक है। ये सब क्या है, ये फूल का भाग है। अब हम आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, कि फूलों में सबसे बड़ा फूल जो होता है उसको रसलेसिया कहते हैं, रफलेसिया, उसको कहते हैं रफलेसिया। ध्यान दीजिएगा, ये रफलेसिया और उल्फिया, देखिए हम दो चीज़ लिखे हैं, समझिएगा। ये जो रफलेसिया है, ये रफलेसिया क्या है, ये सबसे बड़ा फूल है, ये सबसे बड़ा फूल है, समझिएगा, याद रखिएगा आप कि ये रफलेसिया बड़ा फूल है और ये जो बुल्फिया है ये क्या है, छोटा फूल है, समझिएगा। आपके दिमाग में अट गया होगा, रफलेसिया बड़ा फूल है और बुल्फिया छोटा फूल है। अब देखिए एक बात और आप समझिएगा कि फूलों में
सबसे बड़ा तो रफलेसिया है, छोटा फूल उल्फिया है। और फूलों की घाटी, देखिए इससे भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो चमोली, ध्यान रखिएगा, चमोली, चमोली एक जगह है, और उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो चमोली और उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी है गाइस। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाते हैं अब फूलों का महत्व। ये फूल का क्या महत्व है, ये फूलों के महत्व पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये फूल का क्या महत्व है गाइस। देखिए फूल परागन प्रक्रिया जो होता है ये फूल के द्वारा होता है। पौधा में जो परागन क्रिया होता है ना, ये किससे होता है, तो फूल से होता है। और इस प्रक्रिया द्वारा पौधा प्रजनन क्रिया करता है। परागन कई प्रकार का होता है, एक वायु द्वारा भी परागन होता है, ठीक है, कीटों द्वारा भी परागन होता है, ठीक है, आपका जल द्वारा भी परागन होता है, आपका पक्षियों द्वारा भी परागन होता है, आपका चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़ जिसको हम लोग बैट बोलते हैं उसके भी द्वारा होता है, आपका घोंघा के द्वारा भी परागन होता है, ठीक है। अब देखिए अब हम आपको जो एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जाते हैं कि कुछ फूलों को खाया जाता है। जैसे केला का फूल है, इसको खाने के में यूज होता है। जैसे सहजन, ये जो सहजन है, ये जो आपका सहजन है, देखिए केला का तो खाइएगा ही, फूल सहजन का, ठीक है, सहजन का भी फूल खाया जाता है, कद्दू का भी फूल खाया जाता है, तोरई का भी फूल खाया जाता है। और एक बात बताते हैं कि फूलों का महत्व क्या होता है। कुछ फूल है उससे इत्र बनता है, कुछ फूल है उससे इत्र बनता है। जैसे देखिए आपका चमेली फूल का आपने नाम सुना होगा, इससे इत्र बनता है। जैसे गुलाब फूल है, इससे इत्र बनता है, ठीक है। और लौंग और केसर, और इनमें लौंग और केसर जो होता है, ये आपका देखिए लौंग जो है, लौंग एक तरह से फूल भी है, इससे भी आपका तेल बनता है, ठीक है। लौंग फूल ही है, उससे आपका क्या बनता है, तेल, और इत्र में भी दिया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं फल पर। देखिए अब हम चर्चा करते हैं फल पर। फल का निर्माण फूलों के अंडाशय के भाग से होता है। ये जो फल बनता है ना, ये फूल का जो अंडाशय होता है, फूल का जो अंडाशय, समझिएगा, फल का निर्माण फूल के अंडाशय के भाग से होता है। और एक बात और समझिए आप कि फल के अंदर जो होता है, फल के अंदर बीज होता है, और हर बीज में एक भावी पौधा छिपा रहता है। अब देखिए फल सामान्यतः क्या होता है, मीठा और खट्टा दोनों तरह का होता है। फल मीठा भी होगा, आपका स्वीट भी होगा, और सावर भी होगा। जैसे देखिए सेब है, अमरूद है, अनार है, ये सब आप फल समझ रहे हैं। अब हम आते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं बीज पर, थोड़ा सा चर्चा करते हैं जो सीड्स है बीज पर। फूल में पाया जाने वाला बीजांड बीज बनाता है, और बीज के अंदर भ्रूण होता है। आप समझिएगा एक बात कि बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है। बीज के अंदर क्या होता है, आपका भ्रूण होता है, समझिएगा। और ये नमी और वायु के उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, नमी और वायु के उपस्थिति में यह बीज क्या होता है, आपका अंकुरित होता है। और जब बीज अंकुरित होता है तब फिर यह पौधा का निर्माण करता है। अब हम आपके पास ले जा रहे हैं बीज का महत्व, कि बीज का क्या महत्व है, क्यों बीज महत्वपूर्ण है। ये बीजों का महत्व पर चर्चा करते हैं। जैसे कुछ बीज से तेल निकाला जाता है, कुछ ऐसा बीज है, जैसे हम आपको कहते हैं मूंगफली, मूंगफली का जो बीज है इससे आपको क्या मिलेगा, तेल मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो अब देखिए कुछ बीज है जिससे हम लोग उसका दाल में यूज करते हैं, जैसे चना है, इससे हम लोग उसका दाल खाते हैं, ठीक है। अब हम आपको पौधे के प्रकार पर ले जा रहे हैं कि पौधे का प्रकार, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आपको ले जा रहे हैं पौधे के प्रकार पर। पौधे में एक प्रकार जो होता है वो शाक होता है, जिसको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। ये आकार में बहुत छोटा होता है, ये साइज में क्या होगा, शाक बहुत ही छोटा होता है, समझिएगा। इसका जो तना होता है, स्टीम जो होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, हरा रंग का होता है।
और इसका जो स्टीम होता है वो सॉफ्ट भी होता है, कोमल भी होता है। ठीक है, जैसे आपका धनिया है, जैसे देखिएगा धनिया है, मेथी है, आपका पालक है, ये सब शाक होगा। देखिए शाक में क्या होगा, आपका साइज छोटा होगा, स्टीम घरा होगा और नरम होता है, जैसे धनिया है, मेथी है, पालक है। ठीक है, अब हम लोग शाक के बाद आपको ले जा रहे हैं झाड़ी की ओर। पौधे के प्रकार में एक चीज़ और आता है झाड़ी, जिसको हम लोग सर्ब्स बोलते हैं। ये झाड़ी देखिए क्या होता है, इसका आकार शाक से बड़ा होता है, इसका तना मोटा और कठोर होता है। इसका जो तना होता है ना, ये मोटा होता है और आपका कठोर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए गुलाब है, आपका नींबू का पौधा है, ये सब आपका झाड़ी के अंतर्गत आता है। अब हम आपको ले जा रहे हैं वृक्ष के तरफ, जिसको हम लोग ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब वृक्ष के बारे में आप जानिए, इसका आकार बहुत बड़ा और विशाल होता है। ये वृक्ष जो होता है ना, इसका साइज क्या होगा, विशाल होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और इसका जो स्टीम होता है, इसका जो तना होता है वो कठोर होता है। ठीक है, मोटा होता है। आपका रंग इसका जो होता है भूरा रंग का होता है, समझिएगा। जैसे आम का पौधा है, ये सब वृक्ष है। जैसे नीम है, आपका जामुन है, आपका पीपल है, ये सब वृक्ष है। इसका साइज कितना बड़ा बड़ा होता है, तना देखिए इसका कितना कठोर होता है, मोटा होता है, भूरा होता है ना। अब हम आपको ले जाते हैं लताएं की तरफ, क्रीपर्स की तरफ। ये लताएं, ये देखिए लताएं जो होता है, ये ऐसा पौधा होता है जो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। लताएं कमज़ोर होता है और ये सीधे स्थिर नहीं रह पाता है। इसको स्थिर रखने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे आप कद्दू का लता देखिए, आप कोई भी लता को देखिएगा ना, ये बहुत इसका तना कमज़ोर होता है और ये अपने बल पे खड़ा नहीं हो पाता है, इसको कोई चीज़ का सपोर्ट का ज़रूरत होता है। और लता में देखिए, हम आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बता रहे हैं। लता दो तरह का, एक लता जो होता है ना विसर्जी लता होता है, समझिएगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है विसर्जी लता। ये लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग में फैल जाता है। ये विसर्जी लता जो होता है ना, जमीन के बड़े भूभाग में फैलता है। जैसे खीरा देखिए, खीरा का ये विसर्जी लता है, ये जमीन के बहुत बड़े भाग में फैलता है। जैसे आप खरबूजा का लता देखिएगा, ये जमीन के बहुत बड़े क्षेत्र में को छेक लेता है। जैसे तरबूज है, ये तरबूज जो है, इसकी भी लता जो होता है जमीन के बड़े भूभाग में फैला रहता है। अब हम आपको ले जा रहे हैं आरोही लता के तरफ। ठीक है, ये आरोही लता को आप समझिए बढ़िया से कि आरोही लता के बारे में। ये लताएं किसी ढांचे के सहायता से सीधा खड़ा रहता है। इसको खड़ा रहने के लिए एक ढांचा चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा। आरोही लता जो है, अगर इसको सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये जमीन में रेंगने लगता है। जैसे आपने मनी प्लांट का नाम सुना होगा, किसका, मनी प्लांट का। इसको सपोर्ट चाहिए तब ये सीधा रहेगा, मटर चाहिए तब सीधा रहेगा, अमरबेल, ये सब आरोही लता है। आरोही लता है जिसको ढांचे की सहायता से ये सीधा खड़ा रहता है। तो गाइज, आप यहाँ तक का समझे होंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।